हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। हमने उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कैसे अलग अलग तरीके से मिशन आए, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से कैसे सब कुछ हुआ है, चेंजेस आए हैं। वो आपने पार्ट फर्स्ट में देख लिया होगा। अगर नहीं आपने देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, इस वीडियो में हम बात करनी है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो खुद से नहीं बनाया गया है, वो अलग अलग देशों से अडॉप्ट किया गया है। उसमें कुछ चेंजेस लाके अडॉप्ट किया गया है अलग अलग देशों से। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब जो अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के रूल्स थे। आपको पता है ब्रिटिशर्स के रूल्स थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कानून जो है चलाया है, पूरे दुनिया पर राज किया है लगभग। अब वो क्यों किया है? उनके रूल्स जो थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब जो ज़्यादातर उनके जो रूल्स थे, मोस्ट ऑफ द लॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स के लॉज थे वो अच्छे थे, इसलिए हमने उनको अडॉप्ट किया। और लगभग अगर मैं आपको बता दूं, 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमने अडॉप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो उनके रूल्स थे, लॉज थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितने सालों तक राज किया था, लगभग 200 से ज़्यादा सालों तक राज किया था, ठीक है। अब जब 200 से ज़्यादा सालों तक राज किया है तो एकदम से जो कानून चेंज करना वो भी आसान नहीं था, ठीक है। इसलिए जो अच्छे लॉज थे उनको रखा गया, और क्योंकि एकदम से चेंज नहीं कर पाते थे, इतना पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना आसान नहीं था, इसलिए सेकंड रीज़न ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने लिया। थर्ड रीज़न ये था, वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो हमारे कांग्रेस में मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के जो मिनिस्टर्स थे उनका एक्सपीरियंस था, मतलब उन मिनिस्टर्स की हेल्प से भी कानून बनाए गए थे जो कि ब्रिटिशर्स में थे, इसीलिए उनको भी हमने कंटिन्यू रखा गया। तो ये कुछ रीजंस थे। अब हम बात करें सेकंड कंडीशन की, जो सेकंड हमारा लिया गया है, तो लगभग 60 प्लस देशों से, 60 प्लस कंट्रीज से हमारा कुछ पार्ट लिया गया है, किसी से कुछ लिया गया है, किसी से कुछ लिया गया है। लेकिन जो मेन है हमारा सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस वीडियो में हम इसकी ही बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे क्या क्या लिया गया? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इससे लिया गया फेडरल सिस्टम। इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। सेकंड जो चीज़ ली गई है, गवर्नर्स ऑफिस, जो राज्यपाल होते हैं उनका ऑफिस, ठीक है, गवर्नर्स ऑफिस, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। 3 लिस्ट ऑफ पावर, जो हमारी पावर्स की 3 लिस्ट होती हैं, वो भी किससे ली गई है? यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, करंट लिस्ट होती है, वो भी इसी से ली गई है। फोर्थ, अगर हम बात करें जुडिशरी का स्ट्रक्चर, जो हमारे न्यायालय का स्ट्रक्चर होता है, वो भी सेम है। आप ये समझिए लिया क्या गया है, बस जो इन चीज़ों को हमने सेम रखा है। एमरजेंसी प्रोविज़न्स जो होते हैं, ठीक है, आपातकालीन जो प्रोविज़न्स होते हैं इमरजेंसी केस में जो लगाए जाते हैं, वो भी हमने इससे लिया है। और पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने इससे ही ली है, जिसको हम लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख दी है हमने। अब हो सकता मैं आपको ये भी लिखवा सकता था, ये चीज़ें ली हैं और आप आगे पढ़ लेता, मैं आगे मूव कर देता, लेकिन हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहला है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है जहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। और आपको पता है हमारे पास 2 तरह की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में बैठती है, ठीक है, जिससे पीएम बनते हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। सभी स्टेट गवर्नमेंट की में क्या होती है? सीएम होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट, सभी
क्लियर, अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से क्लियर तरीके से बताया गया है, कोई डाउट नहीं है कि किसका काम क्या है। तो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क और पावर का, इसमें फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल सिस्टम के बारे में होती है, वो फेडरल सिस्टम होता है। और यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास इंडिया में। और क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर का और वर्क का, ये बताया गया है फेडरल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे फाइनेंस कमीशन होती है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन होती है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है मनी का सेंटर में। इस तरीके से ये फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया ये फेडरल सिस्टम। अब हमें पता है कि ये काम करती है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है। तो ये सब लिखा गया है, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन काम करेगी, स्टेट का काम क्या होने वाला है, सेंटर का काम क्या होने वाला है। सेकेंड अगर हम बात करें गवर्नर्स का ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस पहला तो आपको पता चलिए फेडरल सिस्टम में लिया गया। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर्स ऑफिस, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रोविंसेस के, मैंने आपको बताया जो हमारा यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला है, सभी जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है हमारे प्रोविंसेस के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हेड जो होते हैं उनको हम गवर्नर बोलते हैं। सभी स्टेट के, सभी प्रोविंसेस के जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कंट्री का बोलें, कंट्री का हेड क्या होता है, कंट्री का हेड हमारा होता है प्रेसिडेंट और स्टेट का हेड होता है गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं थर्ड के बाद। तो हमने बात कर लिया फेडरल सिस्टम के बारे में और यहाँ पर हमने बात कर लिया इसमें गवर्नर्स ऑफिस के बारे में। थर्ड होती है हमारी 3 लिस्ट ऑफ पावर, 3 लिस्ट ऑफ पावर, 3 लिस्ट ऑफ पावर। तो सबसे पहले जो लिस्ट आती है वो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकंड जो आती है हमारी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। थर्ड जो आती है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर, सेंटर के पास कितने काम हैं, 98 काम है। ठीक है, इसमें चेंज हुआ है, अभी 98 है। स्टेट में जो हमारे पास काम है वो है 59। और कंकरेंट लिस्ट होते हैं दोनों के जो काम है, स्टेट के भी और सेंटर के भी, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। उसमें कितने आते हैं, 52 आते हैं। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में जो आते हैं उसके अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊँ, रेलवे, रेलवे सेंटर से होती है, आपको पता है ना। रेलवे का जो बजट होता है, जो भी काम आता है वो किसके अंडर आता है, सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और डिफेंस जो हमारी आर्मी है, नेवी है, ठीक है, वो सभी किसके अंदर आती है, इसके। सिटीजनशिप जो हमारी नागरिकता है, अभी आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो वो सेंटर के द्वारा पास हुआ है। हमारी नागरिकता को कौन बताता है, सेंटर बताता है। यूपीएससी, यूपीएससी एग्जाम आपको पता है, यूपीएससी एग्जाम जो होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल के। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सब किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल के। और बैंकिंग, सभी जो बैंक्स आते हैं वो भी सेंट्रल के। न्यूक्लियर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी सब किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल के। पोस्ट इसके अंदर आते हैं, एविएशन इसके अंदर आते हैं, और सीबीआई किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल के। सेकंड अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट, स्टेट के कुछ अगर हम बात करें स्टेट की ज़मीन के बारे में, लैंड के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। हॉस्पिटल्स जो होते हैं आपको पता है स्टेट के द्वारा बनाए गए होते हैं। जो पुलिस होती है वो स्टेट की होती है, ठीक है। आर्मी जो होती है वो सेंटर की होती है। एग्रीकल्चर, खेती, ठीक है। और हमारे जैसे सेंटर में यूपीएससी होता है, ऐसे ही स्टेट के पीएससी होते हैं। जैसे यूपी के लिए यूपी पीएससी और राजस्थान के लिए आरजे पीएससी, इस तरीके से सभी ये पीएससी होते हैं। तो यहाँ पर स्टेट पीएससी आता है। और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट के लिए आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, स्टेट लिस्ट में एक है। अगर हम बात करें कुछ कानून जो कुछ काम होते हैं जो स्टेट और यूनियन के लिए, दोनों के लिए होते हैं। बोथ स्टेट एंड यूनियन दोनों के लिए होते हैं। जैसे जंगल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये सभी किस में आते हैं, स्टेट और यूनियन के लिए, दोनों के लिए होते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जो बिजनेस होते हैं वो इसमें आता है। इलेक्ट्रिसिटी,
लाइट की बात जो आती है वो सेंट्रल और स्टेट में दोनों आती है। शादी के बारे में बात करें, डाइवोर्स के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, वो दोनों पे आती है। आपने देखा ना, सेंटर के भी स्कूल्स होते हैं और स्टेट के भी स्कूल्स होते हैं, ठीक है। स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। डाइवोर्स का जो मामला होता है, शादी का जो मामला होता है, लाइट का जो मामला होता है, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इसमें कोई झगड़ा हो गया और वहाँ पर आप ये देखोगे कि कौन डोमिनेट करेगा, तो आर्टिकल 254 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। हमारी जुडिशियरी या न्यायालय का स्ट्रक्चर कैसे है, तो ये मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे जो हमारे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आप बोलते हो, ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और सेशन कोर्ट्स आते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स उनको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं हाई कोर्ट, फिर होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब होता क्या है, जो केस होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से सबसे पहले आपको कोई भी अगर केस आपका जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। ऐसा ही होने वाला, सबसे पहले आपका जो केस जाएगा वो ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट में सीधा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले वो उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है, ठीक है। वो या तो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जाता है सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट्स में जो जाते हैं वो क्रिमिनल केसेस जाते हैं, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। अगर क्रिमिनल केसेस है तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल जो केस है वो यहाँ पर जाता है, और इसको हम सिविल कोर्ट भी बोलते हैं, सिविल कोर्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है आपका जज, और सेशन कोर्ट के अंदर क्या होता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, वैसे तो इसको चले बता ही देता हूँ, आप बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, ठीक। मैं क्वेश्चन जो भी पूछता हूँ कमेंट नहीं करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको कोई भी केस अगर डालना है, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में। अगर वो क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट का हेड जो होता है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट होता है। फिर भी आपको कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, हेड जज, और इसको हम सिविल कोर्ट भी बोलते हैं। फिर सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट से जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट आपको पता है स्टेट के लिए होता है, और सेंटर का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सिविल केसेस क्या होते हैं, अगर कुछ बच्चे पूछें, जैसे लैंड का झगड़ा हुआ, ज़मीन का झगड़ा हुआ, लैंड डिस्प्यूट हुए, शादी के बारे में बात हुई, मैरिज के बारे में, जहाँ पर जो सज़ा होती है वो कंपनसेशन होता है, ठीक है। कंपनसेशन, मुआवजा देना पड़ता है। यहाँ पर कंपनसेशन नहीं हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, इस तरीके जो सभी चीज़ें होती हैं वो सेशन कोर्ट में जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका जो केस जाएगा वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में जाएगा। अगर आप उससे हार जाते हो, फिर आप या चाहते हो उसको आगे ले आना, तो हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट देता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। लेकिन ये सभी केसेस नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में, सभी केसेस नहीं जाते कि आप ये सोचते हो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट्स में, ऐसा नहीं होता। जो सोसाइटी के केस हैं, जैसे ट्रिपल तलाक था, उसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो केस कहाँ पर गया, सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम यूएसए में बात करें, यूएसए में डबल जुडिशरी है। अब ये डबल जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, डबल जुडिशरी का मतलब ये है, अभी सब एक सेंटर के अलग कोर्ट्स हैं, और वहाँ पर जो आपके स्टेट्स के हैं वो अलग कोर्ट्स होते हैं यूएसए के अंदर, इसे इसको हम बोलते हैं डबल जुडिशरी। नेक्स्ट जो आता है हमारे एमरजेंसी प्रोविज़न्स मैं आपको समझाता हूँ। ये एमरजेंसी प्रोविज़न्स ये 3 आर्टिकल की हेल्प से समझाता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल है 352 और फिर आर्टिकल है 356 और आर्टिकल है 360। अब आर्टिकल 352 के तहत होती है नेशनल एमरजेंसी, ठीक है। और स्टेट में अगर एमरजेंसी लगानी है वो आर्टिकल 356 के अंदर आती है, स्टेट एमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, और जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर जो लगती है वो नेशनल एमरजेंसी, पूरे देश के अंदर जो एमरजेंसी लगती है, ठीक है। किस केसेस में लगती है बताऊंगा आपको। आर्टिकल 356 में जो होता है स्टेट के अंदर एमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बोलते हैं, और आर्टिकल 360 के अंदर लगती है फाइनेंशियल एमरजेंसी,
फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल्स पता चले। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो नेशनल इमरजेंसी का रीज़न क्या हो सकता है, या तो वॉर हो, जंग कोई चल रही हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है, विद्रोह हो जाता है, ठीक है, ये जो है आर्म्ड रिबेलियन है। लेकिन ये जो आर्म्ड रिबेलियन है इसको हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, तो जब 44 टाइम्स हुआ तो इसको 44 बोलते हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में इसके द्वारा हटा दिया गया। इससे पहले जो होता था, इससे पहले होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसकी बजाय आर्म्ड रिबेलियन की बजाय क्या होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब अगर देश के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती थी, अगर, ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। अगर मैं आपको बताऊं, जून 1975 उस वक्त इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत क्या लगा दी? इमरजेंसी लगा दी थी। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ही, यहाँ पर आपको पता है प्रेसिडेंट ही सिर्फ इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम पर फ़खरुद्दीन अली साहब थे, वो उनके पास गई और वहाँ पर उस टाइम पर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या लगा दी? ये एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। तो वहाँ पर उस वक्त मिसयूज़ हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस के। लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन हुए 1977 में, और मोरारजी देसाई जो है पीएम बने, और उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1978 के तहत। उन्होंने इसको आर्म्ड रेबेलियन कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब तक अगर हम बात करें 1962 में कब तक नेशनल इमरजेंसी लगी है? 1962 जब चाइना वॉर हुई, और उसके बाद जो है 1961 में लगी है बांग्लादेश के सेपरेशन के लिए, और 1975 में मैंने आपको बता दिया है इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत इंदिरा गांधी ने लगवाई है। तो ये 3 रीजन्स की वजह से इमरजेंसी लगी है। अगर हम सेकंड बात करें इसमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई स्टेट फेल हो रहा है, ठीक है, कोई स्टेट फेल है और वो संभालने में उसके कंडीशन फेल हो रही है, तो वहाँ पर वो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। अगर वहाँ का गवर्नर को ये लगता है कि ये स्टेट जो है, ये इसमें कोई माहौल ख़राब है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहा है, तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलता है, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से फिर वहाँ पर क्या लग जाती है? स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। और लगभग 100 से ज़्यादा टाइम्स जो है इसका मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसी का ही आपको पता है गवर्नर है, और प्रेसिडेंट भी उसी का ही है, तो वो कभी भी स्टेट इमरजेंसी का मिसयूज़ कर सकते हैं। फाइनल इमरजेंसी क्या होती है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेट में कोई दिक्कत है, तो खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगती है, ठीक है। अब यह आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से क्या लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को पसंद आ रही है आपको, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।